हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यूनिट 1 के जो है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये एमसीक्यूज का सेशन रहेगा यहाँ पे टॉप 50 यूनिट 1। और यूनिट 1 के ऑलरेडी मैं लेक्चर्स ले चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले, यानी टॉप 50 कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक होने वाले जो आपको अच्छी तरीके से पूरे करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्पेकुलेटर्स विल बाय एंड करेंसी थ्रू अ फॉरवर्ड मार्केट डील इफ। ये बोला गया है आपसे कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? एक सिंपल सी लैंग्वेज में जो सट्टेबाजी करते हैं, आप लोगों को पता है, जो जो सट्टा लगाते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। तो जो बोला गया है कि स्पेकुलेटर्स जो है वो बाय करते हैं करेंसी को। ठीक है। थ्रू अ फॉरवर्ड मार्केट कब करते हैं वो? इसका क्या आंसर होगा? पहला, फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द फॉरवर्ड रेट। ऑप्शन बी, फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द फॉरवर्ड रेट। ऑप्शन सी, if future spot rate is expected to be equal to the forward rate, या फिर future spot rate of the currency is not expected to be the lower than the forward rate। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना वो हमेशा अपने फायदे के हिसाब से ही दिखते हैं। ठीक है, सट्टेबाजी, क्योंकि उनको उनका काम ही यही होता है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। स्पेकुलेटर्स यही काम करते हैं कि सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं। ये इनके सट्टेबाजी का काम होता है। ठीक है, स्पेकुलेटर्स का ये इनका क्या है यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? क्योंकि फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द फॉरवर्ड रेट। देखिए यहाँ पर ये बोला गया, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है जी $1 का जो पैसा है वो 60 रुपए है। अब उसको लगता है कि आगे जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे जो फ्यूचर में स्पॉट रेट जो है करेंसी का $1.65 का होने वाला है। ठीक है, तभी तो वो खरीदेगा। अभी वो खरीद लेगा ₹1 का 60, $1.60 का खरीद लेगा। लेकिन बाद में फ्यूचर में उसको पता है $1.65 का हो जाएगा, तब क्या करेगा? वो सेल कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि फ्यूचर स्पॉट रेट जो है करेंसी का वो हायर होगा देन द फॉरवर्ड रेट। ठीक है, जो फॉरवर्ड रेट वो वाला रेट था जो अभी उसने फिक्स किया है, और फ्यूचर रेट है जो आगे चल के होने वाला है। तो जो आगे चल के होने वाला है जब वो ज्यादा होगा तभी तो वो फॉरवर्ड मार्केट में डील करेगा, तभी तो उसको फायदा होगा कि अभी तो मैं ले लेता हूँ एक करेंसी 60 रुपए, $1 इज इक्वल टू 60 अभी मैंने ले लिया। आगे चल के कुछ टाइम बाद में ₹1 इक्वल टू 65 हो जाएगा, वो बेच देगा 65 में, उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन फॉरवर्ड रेट। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? देखिए इसमें आपको फ्यूचर और फॉरवर्ड का डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अंदर आप लोगों को फ्यूचर और फॉरवर्ड का डिफरेंस याद रखना है। मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आई हूँ, मैं अभी दिखा देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, और इस चार्ट को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार फॉरवर्ड और आपके जो रेट है उनके बारे में पूछा गया है, तो वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो आपके एग्रीड रेट पर जो है वो आपसे क्या किया जाता है फ्यूचर में, कि भाई इस रेट पे हम बेचेंगे या सेल करेंगे करेंसी। एक एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जब वो फ्यूचर के रेट पर एग्री करते हैं, अभी के रेट पर नहीं, फ्यूचर में जो रेट होगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वो सेल एसेट्स करते हैं एट अ फिक्स्ड प्राइस। वो अभी फिक्स प्राइस कर देंगे, फिक्स। आगे क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो आज के टाइम पे फिक्स्ड कर देते हैं, इसी रेट पर आगे चल के फ्यूचर में सेल और सेलिंग और बाइंग होगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? फ्यूचर के रेट पे, जब फ्यूचर में जो होगा उसके रेट के अकॉर्डिंग वो लोग वहां पर एग्रीमेंट करते हैं। फॉर्म की बात करें तो ये टेलर्ड मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सब कुछ, डेट, टाइम, कब सेल होगा, कौन सा फिक्स्ड, कौन सी डेट होगी, सब कुछ। ठीक है, वो चीज आपकी फॉरवर्ड रेट के अंदर देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए स्टैंडर्डाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ये होता है आपका फ्यूचर वाला, इसको हम लोग हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में डील किया जाता है। एक प्रॉपर, एक आप कह सकते हैं एक प्रॉपर जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेशन होता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल होता है, स्टॉक एक्सचेंज इसको रेगुलेट करता है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ रेगुलेटेड है, भाई किसी का कोई लेना देना नहीं होता। सेटलमेंट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी पे होते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली बेसिस पे होते हैं।
वही बात करते हैं, ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, इसीलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट करती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, इनके लिए कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होता, इसीलिए ये ट्रेडेड ओवर द काउंटर बोला जाता है। ये डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से याद करना है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये है नाफ्ता के ऊपर क्वेश्चन। तो नाफ्ता के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए, नाफ्ता के मेंबर्स, नाफ्ता कब आया था, ठीक है, नाफ्ता का फुल फॉर्म, नाफ्ता के फीचर्स, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। तो इसमें बोला गया है कि नाफ्ता के कौन से ऐसे हैं जो 3 कंट्रीज नाफ्ता की हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आना चाहिए, और पीवाईक्यू भी है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। और अभी याद रखिएगा कि नाफ्ता को यूएसएमसीए ने रिप्लेस किया हुआ, ये भी आपको याद रखना है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि नाफ्ता को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, यूएसएमसीए ने। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इसके मेंबर्स हैं, ये 3 ही है इसके, इसे याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ही है, ठीक है, और इसको इसमें आपको कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है। ये तो रटने वाली चीज हो गई ना, क्योंकि इसमें तो आप क्या समझेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, in which of the following balance of payment account changes in holding of gold and foreign currencies by official monetary institutions are accounted for? Current account, capital account, official reserve accounts and foreign exchange account। कीवर्ड देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को। कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गोल्ड की बात करी जाए, सोने की बात करी जाए, गोल्ड की बात करी जाए, या फॉरेन करेंसीज की बात करी जाए, तो हमेशा आप लोगों का आंसर होना चाहिए ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के अंदर ही जो है वो गोल्ड और फॉरेन करेंसीज होती हैं। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होती, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर भी नहीं होती है, सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के अंदर ही जो है आपकी गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज होती है। देखिए ये वाली सारी चीजें जो समझाने की थी मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आप लोगों को वैसे भी याद रखने हैं, जो समझाने का होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही की यही समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरवेंशन करेंसी क्या होती है। इंटरवेंशन करेंसी के बारे में पूछा गया है, द करेंसी इन विच एक्सपोर्टर चूज टू इनवॉइस देयर एक्सपोर्ट्स, द करेंसी इन विच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आर पेड फॉर एंड क्लोज्ड, द व्हीकल करेंसी, या फिर द करेंसी इन द टर्म्स ऑफ विच अ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए कि इंटरवेंशन करेंसीज होती क्या है। क्योंकि शायद आप लोगों ने ये वाला करेंसी के बारे में सुना ही ना हो, या फिर पढ़ा हो तो इतना पता ना हो आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द करेंसी, थर्ड ऑप्शन होगा, द करेंसी इन विच, सॉरी, द करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच अ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड। यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटरवेंशन करेंसी आपकी वो करेंसी होती है, जैसे कि जो सेंट्रल बैंक है आपकी, जो आरबीआई है, वो अपनी ही डोमेस्टिक करेंसी को इन्फ्लुएंस करती है किसी और की, मतलब किसी और की करेंसी से आपने अपने वैल्यू को इन्फ्लुएंस करना, अपनी करेंसी को इन्फ्लुएंस करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जैसे बाइंग एंड सेलिंग करके होता है इंटरवेंशन करेंसीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल आकर मैं बात बताऊं, अगर आपको अपनी करेंसीज को वीक करना है, अगर आप जैसे इंडिया है तो उसको सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी करेंसी को वीक करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, अपने जो है अपने तो वो क्या करेगी यहाँ पर इन्फ्लुएंस इस तरीके से करेगी वो, कि जैसे आप या फिर अपना अपनी जो करेंसी है उसको तो वो क्या कर देगी, सेल कर देगी, ठीक है, अपनी करेंसी को वो बेच देगी, और जो यूएस डॉलर है उसको वो खरीद लेगी। तो आप समझ रहे हो इसमें सिर्फ बाइंग होता है, खरीदना और बेचना होता है, कि आप दूसरे के जो डॉलर, जैसे आप डॉलर से हमारी करेंसी में जो क्या इफेक्ट आ रहा है, या फिर हमारी करेंसी की वजह से उसमें क्या इंटरवेंशन आ रहा है, ठीक है, वो उसी को ही रोकने के लिए, इंटरवीन करने के लिए, उसे रोकने के लिए, करेंसी को स्ट्रॉन्ग और वीक करने के लिए ही ये इंटरवेंशन करेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपनी करेंसी को या तो बेचेगी या तो सेल करेगी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में,
ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंटरवेंशन करें, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको वीक करनी है, अपनी इंडिया की करेंसी वीक करनी है, तो हमने अपने तो बेच दिए रुपए और डॉलर हमने परचेज कर लिया। इस तरीके से इंटरवेंशन करेंसीज होती है। तो इसका आंसर होगा द करेंसी इन द टर्म्स ऑफ विच अ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड। चलिए, थोड़ा सा न्यू वर्ड था ये, या फिर टॉपिक कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरीज हैं, जरूर पढ़िएगा, एथिकल थ्योरीज जो है वो जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ाई हुई है। यूटिलिटेरियन पढ़ाई हुई है मैंने आप लोगों को, ठीक है। मैंने आप लोगों को थ्योरी ऑफ जस्टिस भी पढ़ाया हुआ है, वहां पे मैंने बहुत सारी थ्योरीज आपको जो है वो पढ़ाई हुई है, जिसमें आपने पढ़े होंगे। आप मेरे सेशन देखिएगा जाकर, प्रीवियस में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो विच, जिसमें डेंटोलॉजिकल भी है, ठीक है, बहुत सारी हैं, आप देखिएगा वहां पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज हैज नेट बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन। कीवर्ड पहचानिए यहाँ पर, यहाँ पर कीवर्ड है नेट बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन। ये किसके लिए ये कीवर्ड है? ये कीवर्ड है यूटिलिटेरियन के लिए। यूटिलिटेरियन क्या बोलता है, जब सबके लिए, जब आपका रिजल्ट जो सही आ जाता है तो हम समझेंगे कि आपका एक्शन सही था। यानी आपका एक्शन जो है वो आपके रिजल्ट के ऊपर बेसिस होता है, और जब सब लोग मान लेंगे कि हाँ भाई ये चीज सही है, तो वो एथिकली सही है। तो ये होता है नेट बेनिफिट्स फ्रॉम द डिसीजन, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये थ्योरी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इन दिसंबर 1999 यूरोपियन कमीशन मेंबर साइंड अ ट्रीटी दैट कमिटेड देम टू अडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी नोन एज यूरो। दिस इज बेटर नोन एज ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ आपकी मास्ट्रिच, ट्रीटी ऑफ लिस्बन और ट्रीटी ऑफ लंदन। तो आप ये बताइए कि यूरोपियन कमीशन जो मेंबर साइन, एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें बोला गया था कि यूरो को ही एज अ कॉमन करेंसी अडॉप्ट किया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? सॉरी। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। और मैंने यूरोपियन कमीशन जो है ये पूरा मैंने कराया हुआ है, आप जाके सेशन चेक करिए। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको, डेट वगैरह, उसमें कितने मेंबर है, किसने रिसेंटली अभी लेफ्ट किया है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को वहां पर बताई हुई है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा, और जिसको नहीं आता होगा वो तो नहीं आता होगा फिर, ठीक है। तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया था कि 27 मेंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। 27 मेंबर्स है इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर नेम चेंज भी हुआ था इसका, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1993। बहुत मतलब मैंने इस पे पूरा नोट्स कराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जो है वो आपका होगा ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच के अंदर ही ये चीज बोली गई थी कि कॉमन करेंसी एज ए यूरो हमें अडॉप्ट करनी है। इसमें याद रखिएगा रिसेंटली किसने जो है वो आपका अभी लेफ्ट किया है, इसके अंदर मैंने सब कुछ कराया हुआ है, वो आप देखिएगा जाकर, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है what is the popular term used for the type of option in the foreign exchange market which provides the holder the right to purchase or to sell the foreign currency at the most favorable exchange rate realized over the life of the option? ऑप्शन नंबर 1 फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शन, लुक बैक ऑप्शन और बास्केट ऑप्शन। चलिए बताइए। इसका आंसर होने वाला है आप लोगों का लुक बैक ऑप्शन। लुक बैक ऑप्शन ही वही ऑप्शन होता है जहां पर क्या होता है कि जो होल्डर होता है वो जब परचेज करता है या सेल करता है फॉरेन करेंसी को, तो मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट पे करता है, ठीक है। किस पे करता है? मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम।
इसमें क्या होता है, छोटा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो है स्ट्राइक प्राइस को जो सेट किया जाता है टाइम पर, ठीक है। जैसे एक स्टॉक है, करेंटली वो ट्रेड कर रहा है $50 पर, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ बाद देखा तो स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और वो 60 पे पहुंच गया, ठीक है। फिर लो भी हो गया 40 पे, तो एक्सपायरेशन पे स्टॉक प्राइस उसका 50 रहेगा। आप समझ रहे हो, तो वो बेस्ट चूज किया जाता है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि वो मोस्ट फेवरेबल, जो सबसे ज्यादा उसको फायदा होता है, उसी टाइम पे वो चूज करता है जब आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करने लगती है। तो पास्ट में जाके एनालिसिस करता है सब कुछ, उसके बाद वो रेशनली उसको चूज करता है कि सबसे फेवरेबल एक्सचेंज रेट कौन सा होगा, ठीक है। उसे कहते हैं लुक बैक ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे बोला गया है, इन विच वन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड द प्रॉफिट दोनों ही हाईएस्ट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आंसर नंबर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इसी चार्ट के थ्रू आपको ये याद रखना है। ये रहा आपका चार्ट, इसको पढ़ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा नीचे होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कम रिस्क होता है, कम रिटर्न होता है, कम प्रॉफिट होता है। आया बात समझ में। तो सबसे पहले आता है आपका एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्टिंग में ना ही तो कोई रिस्क है, ना ही कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई रिटर्न है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। रिस्क बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला होता है, सबसे कम पे एक्सपोर्टिंग होता है, उससे थोड़ा ज्यादा लाइसेंसिंग और आपका फ्रेंचाइजिंग होता है। उसके बाद आपका जॉइंट वेंचर होता है। सबसे हाईएस्ट होता है आपका एफडीआई यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका रिस्क होता है और हाईएस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन सबसे कम से अगर आपसे पूछ ले तो आपका एक्सपोर्टिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑप्शन नंबर 2 बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड रिजर्व्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर सारी चीजें ही आएंगी, रिजर्व्स भी आते हैं, बोरोइंग कैपेसिटी भी आती है और गोल्ड रिजर्व भी आता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और तीनों ही होंगे। क्योंकि रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, बोरोइंग कैपेसिटीज जो कंट्रीज की होती है वो आपकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर ही आती है। अब ये एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसमें पूछा है कि आफ्टर द यूएस डॉलर, आफ्टर द यूएस डॉलर which of the following currency has the largest weightage, which of the following countries has the largest weightage in determining the value of SDR, special drawing rights। इसमें से डॉलर के बाद सबसे ज्यादा किसका वेटेज होता है। अब ये आपको चारों के चारों जो है आपको याद होने चाहिए, कौन नंबर 1 पे आता है, कौन नंबर 2 पे आता है, कौन नंबर 3 पे आता है। तो मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ, फिर आप आंसर लगा दीजिए आराम से। सबसे पहला वेटेज यूएस डॉलर का होता है। यूएस डॉलर सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे हाई वेटेज। फिर आता है यूरो। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यूएस डॉलर के बाद कौन सा है, यूरो। यूरो के बाद चाइनीज, चाइनीज के बाद जापानीज और जापानीज के बाद आपका पाउंड। ये आपको एज इट इज याद रखना है सीक्वेंसिंग में। तो इससे पूछा था आपसे कि कौन सा होता है, तो यूरो। इसका आंसर क्या होगा, यूरो। क्योंकि पहले नंबर पे क्या था, यूएस डॉलर, दूसरे पे यूरो था, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है, ये चार्ट बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यूरो है, यूरो के बाद आपका क्या आ रहा है, चाइनीज आ रहा है, चाइनीज के बाद जापानीज आ रहा है, जापानीज के बाद ब्रिटिश पाउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका वेटेज याद रखना है। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। फॉरेन एक्सचेंज क्या इंक्लूड नहीं करता है। पहला, डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन कंट्री करेंसी। देखिए आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर पे डिपॉजिट करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज था वो इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया, लेकिन पे किया आपने फॉरेन करेंसी में, तो वो भी बेटा फेमा के अंदर आता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज है ये आपका मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है।
ट्रेवलर चेक्स ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी चेक है जो बाहर आपको किसी कंट्री में चेक जो वो मिला है आपको, लेकिन पे आपने इंडियन करेंसी में किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या नहीं आता, तो जो नहीं आता है वो आता है आपका लास्ट ऑप्शन, ड्राफ्ट ड्रॉन बैंक बाय आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो ड्राफ्ट ड्रॉन किया था बैंक ने, ड्राफ्ट जो ड्रॉ किया था वो किया तो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन पे बिल पे कर दिया फॉरेन करेंसी में। अगर वो इंडियन करेंसी में देता तो चल जाता, लेकिन वो ये उल्टा है, नहीं है, उन्होंने क्या किया, बाहर ही ड्रॉन किया और बाहर ही पे कर दिया। आप समझ रहे हो, जो ड्राफ्ट ड्रॉन किया था बैंक आउटसाइड ऑफ इंडिया किया और पेबल भी फॉरेन करेंसी में ही कर दिया। बाहर ही ड्रॉन हुआ है दूसरी कंट्री में और दूसरे के ही करेंसी में आपने पे कर दिया है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आता। देखिए आपने हर सेंटेंस में देखा होगा कि अगर इंडिया में ड्रॉ हो रही है तो पे फॉरेन करेंसी में हो रहा है, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया में कुछ भी चीज ड्रॉन हो रहा है तो इंडिया में पे हो रहा है। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज चलता है। लेकिन दोनों अगर इंडिया में ही कर दिया या दोनों ही फॉरेन करेंसी में कर दिया, ड्रॉन भी कर दिया पे भी कर दिया, तो वो नहीं आता फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, ठीक है। इसलिए आंसर नंबर 4 जो है वो आपका राइट होगा, ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सीआरएम से पूछा हुआ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्ट। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंपनीज दैट आर बिकम स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन। तो जो कंपनीज हैं वो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ज्यादा अहमियत देती हैं, तो वो किस पे फोकस करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द परसीव्ड परफॉर्मेंस एंड बायर्स एक्सपेक्टेशन, या फिर गिविंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, या फिर डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर्स and meeting the individual needs of valued customer, or the last option is giving the quality in features and characteristics of product or service। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सीआरएम कस्टमर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप बोला गया है। तो ये किस तरीके से होगा, क्या हम बायर्स के एक्सपेक्टेशन को जानकर हम ये रिलेशनशिप बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम कम कम प्राइस में कस्टमर्स को बेनिफिट देकर हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स को बढ़ा के सेटिस्फाई करके हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, नहीं। इसमें पूछा गया है कि जब आप ऐसे प्रोग्राम्स करो जिससे आपके जो कस्टमर है वो रहें, किसी और पे स्विच ना करें, और आप हर एक इंडिविजुअल की जो कस्टमर की नीड होती है उसको पूरा करें आप, तभी जाकर आप जो है वो फोकस उसी पे ही आपको करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, डेवलपिंग द प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका PYQ है। इसमें पूछा गया है which one of the following non tariff barriers is to be adequately addressed by India while signing FTA with any country। कीवर्ड ढूंढिए क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में 1 घंटा हो जाएगा। कीवर्ड क्या दिया हुआ है इसमें, FTA साइन हुआ था टू इम्पोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करी गई है, तो ऐसा कौन सा था रेगुलेशन, इसका आंसर होगा आपका फाइटोसैनिटरी। फाइटोसैनिटरी के अंदर ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लगाइए इसमें, ये हेडक्वार्टर्स है सबके। एक बात बताइए, WTO का कहां पर है, WTO का आपको याद होना चाहिए जेनेवा में है। तो मतलब ए का सेकेंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, क्योंकि और कहीं है नहीं, सब में ए का फर्स्ट है, थर्ड है, फर्स्ट है, तो ए का सेकेंड आपके पास यही हो गया। IMF का कहाँ है, वॉशिंगटन के अंदर है। FAO का कहाँ पर है, रोम में है। और EU का, यूरोपियन यूनियन का ब्रसल्स में है। बस फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, बट आपको याद होने चाहिए इनके, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ पे तो ऑप्शन आपको आसान मिल गए, लेकिन अगर सब में ए का सेकेंड होता जब क्या करते आप, तब तो आपको IMF का भी याद होना चाहिए था। इसीलिए WTO का जेनेवा है, IMF का आपका वॉशिंगटन है, FAO का रोम है, EU का ब्रुसेल्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढेंगे
तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। और ये मैं आज आप लोगों को सेशन में बता रही हूँ किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन में बोला गया है विच आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अब एक बात बताइए, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस किस पॉलिसी के अंदर आता है? आपने कीवर्ड पढ़ लिया, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं हुई। विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है, जैसे आपने रेपो रेट वगैरह पढ़ा है, तो ये क्या पब्लिक पे खर्चा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड पॉलिसी क्या पब्लिक के लिए? ये भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी तो रिजर्व्स के लिए होती, करेंसीज के लिए, ये भी नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर पे होती है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में ये देखा जाता है कि हमने पब्लिक पे, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है और इन द फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। कीवर्ड मैंने पहचाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है, तुरंत मैंने फिस्कल पॉलिसी लगा दी, विद इन 10 सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसमें भी देखिए कीवर्ड है, जितनी जल्दी कीवर्ड पहचानेंगे ना क्वेश्चन एकदम इजी से सॉल्व हो जाएगा। डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर द एक्सपोर्टर बेस्ट अश्योरेंस। बेस्ट अश्योरेंस, यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, बेस्ट अश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली। यानी ऐसा कौन सा इसमें से मेथड है जिसमें अंदर आपको श्योरिटी दिया जाता है कि हाँ आपको जो है वो टाइम पर आपका पैसा दे दिया जाएगा बाय द इम्पोर्टर। भाई जिसने आपसे सामान लिया है, जिसने वो आप सेलर को पैसा टाइम पे दे दिया जाएगा। तो ये अश्योरेंस कौन देता है? तो ये अश्योरेंस देता है बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओपन अकाउंट या फिर ड्राफ्ट। तो ऑब्वियसली सी बात है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का ही मतलब होता है कि श्योरिटी, कि आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। और जब बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, ये शिपिंग में यूज किया जाता है। जब कोई सामान एक दूसरे सामान पे जाता है तो उस बिल ऑफ लेडिंग में ना सेंडर का एड्रेस, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सामान का प्राइस, ये सब लिखा होता है बिल ऑफ लेडिंग में। तो ये शिपिंग में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये आपको श्योरिटी देता है। अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको मैच करने हैं और मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी मैच करके सारे पॉइंट्स। देखिए पूलिंग का मतलब क्या होता है? पूलिंग का मतलब आपके पास कितना आपने कैश होल्ड कर रखा है, कितना आपके पास कैश है। तो कहाँ पर दिया हुआ है होल्डिंग एंड मैनेजिंग कैश? 4 में दिया हुआ है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूलिंग का मतलब होल्डिंग एंड मैनेजिंग द कैश। फिर आपका नेटिंग, लास्ट ऑप्शन देखिए नेटिंग। नेटिंग का मतलब पता है क्या होता है? ऑफसेट करना। ऑफसेट करना, ऑफसेट का मतलब किस तरीके से ऑफसेट, एक एग्जांपल देते छोटा सा। फॉर एग्जांपल मैंने ना किसी से 1000 रुपए लिए रखे थे, मैंने किसी से सॉरी मुझे मैंने किसी को उधार पे 1000 रुपए दे रखे थे, ठीक है। और उसने मुझे क्या नाम है 200 रुपए दे रखे थे उधार पे। तो मैंने उसको 1000 रुपए उधार पे दे रखे थे एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई जेड ने भी मुझे 200 रुपए कभी पहले दे रखे थे। तो अब मैं उससे ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे पूरे के पूरे 1000 रुपए दे दो। अब मैं कहूंगी 200 मेरे भी तो बकाए हैं ना, मेरा भी तो ड्यू है। तो वो 200 काट के आप मुझे 800 दे दो। तो इसे कहते हैं नेटिंग, ऑफसेट करना, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग रिस्क कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग नेटिंग में आता है। लीडिंग का मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दिया मैंने, तो 15 तारीख को पेमेंट करनी थी, मैंने 10 तारीख को ही दे दिया। और लेगिंग का मतलब होता है ड्यू डेट के बाद पेमेंट करना। 15 तारीख को पेमेंट करना था, मैंने 30 को दिया। इसीलिए बोलते हैं रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू लीडिंग एंड लेगिंग। तो ये आ गया आपका सेकेंड। नेचुरल हेज क्या होता है? जिसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है सेट करते हो दुनिया भर के कंट्रीज के अंदर। नंबर ऑफ कंट्रीज में आप लोग अपना प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेट करते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का फर्स्ट। और फाइनेंशियल क्या होता है हेज? फाइनेंशियल हेज होता है लगातार साइमल्टेनियसली आप लोगों ने बोरोइंग कर रहे हो और लेंडिंग कर रहे हो दो डिफरेंट करेंसीज को। साइमल्टेनियसली बोरोइंग एंड लेंडिंग इन टू डिफरेंट करेंसीज, यानी रुपए में भी और डॉलर में भी लगातार आप उधार देना और लेना आप लोग लगातार आप लोग दो करेंसीज के अंदर करते हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल हेज। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था।
तो ए का आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए राउंड्स याद कर लीजिएगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के भी याद कर लीजिएगा राउंड्स, मैं आपको बता दे रही हूँ अभी, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जरूर याद करिएगा, जरूर से जरूर, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोला गया है इनको आपको जो है अरेंज करना है नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को इन राउंड्स को जो है वो क्या करना है, आप लोगों को सेट करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, रिवर्स में करना है, रिवर्स में, उल्टा, ठीक है, उल्टा करना है। अब जब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा आपका चार्ट, इस हिसाब से आप लोगों को ये चार्ट याद करना है। पहला राउंड था जेनेवा, दूसरा अनेसी, तीसरा टोक्यो, फिर जेनेवा राउंड हुआ, फिर ढिलो राउंड हुआ, फिर कैनेडी राउंड हुआ, फिर टोक्यो हुआ, फिर उर्गई हुआ और फिर लास्ट का आपका दोहा था, ये याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, आप लिख लीजिए, उर्गई के बाद जो है वो दोहा राउंड था। क्या राउंड था, दोहा। तो रिवर्स में लगाना है, मतलब नीचे से लगाना है। तो सबसे लास्ट वाला अभी दोहा राउंड है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोहा के बाद कौन सा था, उर्गई था अभी लास्ट वाला, फिर टोक्यो आया, फिर कैनेडी आया, फिर जेनेवा, मतलब रिवर्स में लगाना है, ऊपर से नीचे नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर लगाना है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर सीधे से लगाना होता तो पहले ये वाला आता जेनेवा, ठीक है, लेकिन सीधे से नहीं लगाना, लास्ट से लगाना है। तो लास्ट में दोहा और उर्गई जो है वो लास्ट के, लास्ट और लास्ट सेकंड है। तो दोहा, उर्गई, फिर उसके बाद टोक्यो था, फिर आपका कैनेडी था, फिर आपका जेनेवा राउंड था। मैं एक बार आपको फिर से वो चार्ट दिखा देती हूँ, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहले उर्गई के नीचे दोहा भी है एक और, ठीक है, वो इसमें आया नहीं है। तो दोहा, उर्गई, टोक्यो, कैनेडी, ढिल्लो, जेनेवा, टॉर्के, अनेसी और जेनेवा। चाहे तो ऊपर से याद कर लीजिए, चाहे नीचे से ऊपर याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इश्यू, सबसे इजी क्वेश्चन है। आरबीआई, आरबीआई को ही हम लोग बैंक ऑफ इश्यू बोलते हैं, ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ गया है। और देखिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको घूमना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें बोला है द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, करेंसीज एंड स्पेशल ड्रॉइंग्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, उसको क्या बोला जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर ही तो मैंने आपको क्या क्या बताए थे कि फॉरेन करेंसीज भी आते हैं, बोरोइंग कैपेसिटी भी आती है, गोल्ड भी आता है। तो किसके अंदर आते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को। तो वही चीज पूछा है, अमाउंट ऑफ गोल्ड, रिजर्व करेंसी, एसडीआर। अब एसडीआर तो इसमें खुद ही दिया हुआ है, तो फिर आप एसडीआर तो लगा नहीं सकते। आईएमएफ ये सारी चीजें रखता नहीं है, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी हो गया। सॉल्व, 2 मिनट में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। अब आपको बताना है इसमें से सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है। सेलेक्टिव का मतलब है क्वालिटेटिव। अब एक बार आप लोग यहाँ पर एलिमिनेट करके देखिए, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मोरल सुएशन, अलग क्या लग रहा है। क्वांटिटी के अंदर क्या क्या बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मोरल सुएशन अलग नहीं लग रहा आप लोगों को। तो मोरल सुएशन क्या है, मोरल सुएशन जो है वो आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। सेलेक्टिव का मतलब क्वालिटेटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, लर्न कर लीजिए, एज इट इज लर्न करना है और इसके अंदर का भी आपको लर्न करना है। ये देखिए, अब इसका अंदर का आप लोगों को जो है वो लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप लोगों को जो है वो ये करना है। क्वालिटेटिव मैंने लिख दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो रेट है। क्वालिटेटिव के अंदर पब्लिसिटी, जिसे सेलेक्टिव भी बोलते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन ऑफ लोन, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, एडजस्टिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट जो है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है, कोई सा भी। तो ये चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ गुड्स इज नोन एज। जब कस्टम ड्यूटी किसी भी सामान के वजन को देख के लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, रेवेन्यू ड्यूटी या फिर स्पेसिफिक ड्यूटी। तो देखिए, किसी भी सामान के अगर वेट को देखकर अगर लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी सामान के अगर वेट को देखकर लगाया जाता है तो उसको जो है वो आपको स्पेसिफिक ड्यूटी बोला जाता है। अगर किसी भी सामान के वजन को देखकर आपके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी लगती है तो उसे स्पेसिफिक ड्यूटी बोला जाता है। एड वैलोरम में तो वैल्यू देखी जाती है, गुड्स की वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से वहां पे लगता है एड वैलोरम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट है, इसको ऑर्डर में लगाना है। मैंने पहले कहा था आप लोगों को सबको याद रखना है इसकी डेट वगैरह, कब कौन सा क्या आया था, क्योंकि ये अरेंज में आ जाता है, कई बार आता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो आपको पता है डब्ल्यूटीओ कब है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक कब है, साफ्ता कब है, एडीबी तो आप लगा दोगे। डब्ल्यूटीओ कब आता है आपका, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका कब आता है, साफ्ता कब आता है, ये आपको लगाना है। चलिए, अब एक बात बताइए, डब्ल्यूटीओ कब आता है? डेट के हिसाब से बताइए, डब्ल्यूटीओ कब आया है, वर्ल्ड बैंक कब आया है, साफ्ता कब आया है, एडीबी कब आया है। इस डेट के हिसाब से ही आप लोगों को जो है वो लगाना। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लगाओगे बताइए। तो डब्ल्यूटीओ का आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ कब आया था। तो डब्ल्यूटीओ तो 1995 में आया था मैम, 1995 के अंदर था ये तो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कब आया था, साफ्ता कब आया था, ये बताइए। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक तो सबसे इजी है क्योंकि तो ब्रिटेन, जो आपका ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था उसके हिसाब से ये आया था वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक आपका कब स्टैब्लिश्ड हुआ था। आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो डेट से आप लोगों को याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक आपका 1944 में आया था, याद है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट, मुझे कॉन्फ्रेंस याद आता है बार बार, एग्रीमेंट, तो ये 1944 में आया था आपका। चलिए, साफ्ता, साफ्ता कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 2004 में, साफ्ता 2004 में आया था। अब इस हिसाब से लगा लीजिए। एडीबी आपका 1966 में आया था, मुझे जहां तक याद है 1966 में ही आपका जो है वो एडीबी वाला जो था आपका, ठीक है, 1966 में ही आया था, सही है ये तो, ठीक है, 1966 में आया था। तो आप बताइए सबसे पहला कौन आया था, सबसे पुराना। तो सबसे नंबर 1 पे तो वर्ल्ड बैंक आया था, तो सेकंड वाला ऑप्शन पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आया था, 1944 के बाद एडीबी आया था, तो सेकंड वाला के बाद फोर्थ लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया था, 1944 हो गया, 1966 हो गया, फिर डब्ल्यूटीओ आया था मैम, 1 आ जाएगा, और फिर लास्ट आ जाएगा साफ्ता, जिसमें हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सेकंड, फोर्थ, ये थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़े रॉन्ग हो गए, बट मैंने बता दिया आपको, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये डेट हमेशा आती है भाई, हमेशा, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पूछा है सॉफ्ट लोन किसे बोलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई थी, आईएफसी, आईएफसी का कीवर्ड आपको क्या पता था, 1956 डेट फाइनेंसिंग, आईएमएफ तो है ही नहीं, वर्ल्ड बैंक का पार्ट। तो आईडीए मैंने 1960 बताया था, आईडीए जो कि लोन देता है। तो सॉफ्ट लोन किसे बोलते हैं, आईडीए को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, जिसको सॉफ्ट लोन के नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शन। ये फंक्शन आरबीआई के तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई के फंक्शंस फिर से बोलती हूँ, अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, जितने हो सके उतने, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो एक बात बताइए, आरबीआई का फंक्शन क्या इश्यू ऑफ करेंसी करता है, बिल्कुल करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आरबीआई के पास पैसा जमा करते हो क्या आप लोग, नहीं, कमर्शियल बैंक्स पे करते हो ना, तो वो तो ये नहीं करता, तो बी कट गया। फिर बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट का बैंकर है भाई, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स में, तो ये भी ठीक है। बैंकर ऑफ बैंक, बैंक की भी हेल्प करता है, कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई उसे देता है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है, ठीक है। तो आप लगा दोगे ए, सी, डी,
लास्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? अब इसके फंक्शन से एक बार लुकआउट कर लीजिएगा, वैसे इससे बाहर नहीं आने चाहिए, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। इश्यू ऑफ करेंसी, डेवलपमेंट रोल, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, बिल्कुल इन्फ्लेशन में इसका हाथ है कंट्रोल करने में, ठीक है। फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, मैनेजर ऑफ फॉरेन रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, सारे पॉइंट्स इस पे आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आता है हैकर ओलन की थ्योरी। इसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो आपको बताने करेक्ट। तो एक बात बताइए, हैकर ओलन थ्योरी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है। ट्रेड शुड टेक प्लेस अमंग कंट्रीज दैट हैव अ ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फैक्टर एंडोमेंट। अ कंट्री विद अ रिलेटिव चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। Country benefits from international trade even if it's less efficient than other nations. A country with a proximity of geographical location would have greater trade compared to the distance one. बताइए हैकर ओलन थ्योरी क्या बोलता है कि फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना आपका फैक्टर प्रोडक्शन का। ये तो हैकर ओलन थ्योरी क्या बोलता है, हैकर ओलन थ्योरी यही तो बोलता है। बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? भाई फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ही बोलता है ये तो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा आपका ट्रेड शुड टेक प्लेस अमंग कंट्रीज दैट हैव अ ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फैक्टर यूनिट। ट्रेड उन्हीं कंट्रीज के बीच में होना चाहिए जिनके फैक्टर और प्रोपोर्शंस में काफी अंतर होना चाहिए, ठीक है। ये बोला जैसे सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। इसमें ये बोलता है कि जो आपके पास ज्यादा है ना, जो आपके पास ज्यादा अच्छा है, मतलब जैसे अगर आप हमारे इंडिया में लेबर वाला ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम अपने फैक्टर्स का अच्छी तरीके से अबंडेंस है, हमारे पास भरपूर है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें वही चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। वही चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए और इम्पोर्ट वो करनी चाहिए जो हमारे पास जो फैक्टर्स नहीं होते। ये चीज बोला गया आपके फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अंदर। तो यही पे इसमें ये बोला गया है कि ट्रेड उन्हीं की कंट्री के बीच में होना चाहिए जिनके बीच में फैक्टर ऑफ एंडोमेंट का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हमारा लेबर इंटेंसिव है तो दूसरी कंट्री का कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, काफी डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। जैसे एक 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 कंट्री आप समझ लीजिए जिनके पास यूएस है, उनके पास जमीन ज्यादा है, और दूसरी अगर हम बात करें इंडिया, हमारे में लेबर ज्यादा है, तो यूएस क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स जैसे वीट वगैरह लैंड इंटेंसिव वाले करेगा, और इंडिया जो करेगी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल वगैरह करेगी क्योंकि वो हम लोग लेबर इंटेंसिव है। तो यही चीज इसमें बोली गई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और एक लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट आके आएगी, उसमें यूनिट नंबर 2, उसके 50 क्वेश्चंस आप लोगों के यानी 50 टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जो तो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। तो चलिए, अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे शेयर करिए, बताइए कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, और लाइक जरूर करिए सेशन को। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।